आप सभी का मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं वृत्त तथा उसके सभी भागों की परिभाषाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, वृत्त जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु की चारों ओर निश्चित दूरी बनाकर घूमती है और घूमने से उस बिंदु जो आकृति बनाती है उसे वृत्त कहते हैं। सबसे पहले दो बिंदु ले लिए। ये कौन बिंदु हो गया? स्थिर बिंदु। और ये बिंदु क्या हो गया? जो स्थिर बिंदु की चारों ओर समान दूरी बनाए रखकर घूमेगा और घूमने के बाद जो आकृति बनेगा उसी की आकृति को हम क्या कहेंगे? वृत्त। चलिए अब कंपास के द्वारा इस बिंदु को इस स्थिर बिंदु की चारों ओर घुमाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इस नोक को इस स्थिर बिंदु में रख देंगे और इस बिंदु को क्या करेंगे? हम घुमाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, घुमाने के बाद क्या बना? एक गोलाकार आकृति बना। इसी आकृति को हम क्या कहेंगे? वृत्त। ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस स्थिर बिंदु और जो आकृति है उसका बीच का दूरी क्या होगा? एक बराबर होगा, यानी एक समान होगा। जिधर से मापिएगा इसका बीच का दूरी क्या होगा? एक समान। चलिए अब वृत्त का परिधि शुरू करते हैं। परिधि वृत्त की चारों ओर की लंबाई को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी यह वृत्त है, देखिए इसी की चारों ओर की लंबाई को क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि। परिधि को हम परिमाप भी बोल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वृत्त का केंद्र। केंद्र वृत्त का वह मध्य यानी बीच का बिंदु जहां से परिधि समान दूरी पर रहता है, उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। यानी यह क्या हो गया? वृत्त हो गया। और इसका क्या हो गया? मध्य बिंदु। और यह क्या हो गया? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि इस मध्य बिंदु से समान दूरी पर क्या होता है? उपस्थित होता है। जिधर से भी देखिए चारों ओर, जिधर से भी देखिए समान दूरी पर क्या है? उपस्थित है। इसी मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। अब चलिए वृत्त का त्रिज्या समझते हैं। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी यह क्या है? वृत्त की परिधि। और यह क्या हो गया? उसका केंद्र। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसलिए देखिए यहाँ पर इसी को क्या कहेंगे? वृत्त का त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। त्रिज्या से एक और सवाल बनता है कि एक वृत्त में अधिकतम हम कितना त्रिज्याएं खींच सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया? वृत्त। और ये क्या आ गया? वृत्त का त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और देखिए यहाँ पर ये सभी क्या हो गया? त्रिज्याएं। और एक वृत्त में यानी यानी एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। यानी केंद्र से परिधि तक जितना भी रेखा हम खींचेंगे वही सब क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और एक वृत्त में हम क्या? अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है? एक वृत्त में अधिकतम कितना त्रिज्याएं खींची जा सकती है? इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अनंत। यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, कितना भी हम खींच सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं वृत्त का व्यास। व्यास केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी देखिए केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगी और दोनों ओर वृत्त की परिधि को क्या करेगा? स्पर्श यानी छुएगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। यानी यदि हम क्या करेंगे? एक रेखा खींच देंगे। देखिए यहाँ पर केंद्र से गुजरेगा और दोनों ओर क्या करेगा? वृत्त की परिधि को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। यही क्या आ गया? यही क्या आ गया? वृत्त का व्यास। यानी केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो दोनों ओर वृत्त की परिधि को क्या करता है? स्पर्श यानी छूता है, टच करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। इसी का क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास। यह क्या आ गया? व्यास।
इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? व्यास। यहाँ पर देखिए व्यास से एक प्रश्न बनता है कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? पूरा दूरी को व्यास, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे हम? आर, यानी त्रिज्या कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं व्यास बराबर 2r, यानी त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? r, रेडियस। यहाँ पर देखिए क्या संबंध होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब कैसे होता है, चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा दूरी को हम क्या कहेंगे? व्यास। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? इसको व्यास, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? r, यानी त्रिज्या। ये भी तो त्रिज्या है, केंद्र से गुजरा है और परिधि को दोनों ओर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? r। यदि हम r प्लस r जोड़ देते तो किसके बराबर हो जाता है? व्यास के बराबर हो जाता है। इसलिए हम व्यास बराबर लिख सकते हैं व्यास बराबर r प्लस r लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम r प्लस r को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है? व्यास का। इसलिए हम व्यास बराबर लिख सकते हैं व्यास बराबर, यहाँ पर देखिए r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। यहाँ पर कितना निकल गया? व्यास बराबर 2r, यानी व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या का। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है? इसका उत्तर क्या आ जाएगा? व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या का। इससे और एक प्रश्न बनता है कि त्रिज्या व्यास का क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न, त्रिज्या व्यास का क्या होता है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिज्या व्यास का आधा होता है। चलिए अब वृत्त का चाप समझते हैं। चाप, परिधि के टुकड़े को ही चाप कहते हैं, यानी परिधि के टुकड़ा को क्या कहेंगे हम? चाप। यानी यह क्या हो गया? वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की चारों ओर की लंबाई को ही क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। यदि ये वृत्त की परिधि को यदि हम टुकड़ा कर दे, यानी यहाँ से तोड़ दे, यानी टुकड़ा कर दे, यहाँ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तोड़ देते हैं, इसी को क्या कहेंगे? वृत्त का चाप। यानी क्या हो गया? ये वृत्त का चाप, यानी परिधि के टुकड़े को ही चाप कहते हैं, परिधि। चलिए अब वृत्त का जीवा शुरू करते हैं। जीवा, इसे हम चाप कर्ण भी कहते हैं, ठीक है। जीवा का दूसरा नाम क्या है? चाप कर्ण। परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, यानी यह क्या हो गया? वृत्त की परिधि। और इसी परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को यदि हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो जीवा। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु, मान लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु, यदि इन दोनों को क्या करते हैं? हम आपस में मिला देते हैं, क्या बन जाता है? यहाँ पर आपस में मिलाने के बाद क्या बन जाता है? यह रेखा क्या हो गया? वृत्त की जीवा। यानी परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को ही क्या कहते हैं हम? वृत्त की जीवा। यह क्या हो गया? वृत्त की जीवा। इसी को क्या कहते हैं? वृत्त का जीवा। यहाँ पर देखिए जीवा से क्या बनता है? प्रश्न बनता है, यानी सबसे लंबी जीवा को हम क्या कहते हैं? सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे लंबी जीवा किसको कहते हैं? उत्तर हो जाएगा व्यास। और यहाँ पर और एक प्रश्न बनता है कि सभी जीवा व्यास नहीं होता है, लेकिन सभी व्यास क्या होता है? जीवा होता है। चलिए समझते हैं। यानी यहाँ पर देखिए जीवा, जीवा किसको बोलते हैं? परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और व्यास किसको बोलते हैं? जो केंद्र से गुजरता है और दोनों ओर वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है। केंद्र से गुजरेगा, ठीक है। यदि केंद्र से नहीं गुजरेगा तो वो क्या? उस रेखा को हम व्यास नहीं कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए ई रेखा को क्या कहेंगे हम? जीवा, ठीक है। जीवा यानी परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा को जीवा कहते हैं। और ई रेखा को क्या कहेंगे? जो केंद्र से होकर गुजरा है, परिधि के दोनों ओर स्पर्श करता है। परिधि के दोनों ओर क्या करता है? स्पर्श करता है। उसी को हम क्या कहेंगे? व्यास। यह क्या हो गया? वृत्त का व्यास। व्यास यानी जो केंद्र से गुजरता है और वृत्त की परिधि के दोनों ओर क्या करता है? स्पर्श करता है, यानी छूता है। उसी को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। और देखिए यहाँ पर
जो व्यास क्या होता है, हमेशा केंद्र से गुजरता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जीवा केंद्र से गुजरा है, नहीं गुजरा है। इसी कारण से क्या कहेंगे, सभी जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते, लेकिन सभी व्यास को हम जीवा कह सकते हैं। यानी जितना भी हम केंद्र से गुजारेंगे रेखा, दोनों ओर परिधि को स्पर्श करेगा, उसी को हम व्यास कहेंगे। और सभी व्यास क्या होता है, जीवा होता है, लेकिन सभी जीवा क्या होता है, व्यास नहीं होता। यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है कि सभी जीवा क्या व्यास होता है, उत्तर होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि सभी व्यास क्या जीवा होता है, उत्तर होगा हाँ। चलिए अब अर्धवृत्त को समझते हैं। अर्धवृत्त, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, उसी भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। यानी वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त को दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, बांटता है, ठीक है। और व्यास कहते हैं किसको, वृत्त का व्यास, यानी जो केंद्र से गुजरता है और दोनों ओर परिधि को क्या करता है, स्पर्श करता है, उसी को व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी यहाँ से देखिए, यानी क्या करेंगे, यहाँ पर एक व्यास घिस देते हैं, ठीक है। यानी वृत्त में एक व्यास घिस देते हैं, वृत्त क्या हो जाता है, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। यही हिस्सा को क्या कहेंगे हम, अर्धवृत्त। यही हिस्सा को क्या कहेंगे हम, अर्धवृत्त। यहाँ पर देखिए ये व्यास क्या किया, यहाँ पर वृत्त को दो बराबर हिस्सों में क्या किया, बांट दिया। इसी हिस्सों को क्या कहेंगे हम, अर्धवृत्त। इसी हिस्सा को क्या कहेंगे हम, अर्धवृत्त। यानी यह क्या हो गया, अर्धवृत्त। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसको हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। इसी को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। चलिए अब दूसरा वृत्ताकार क्षेत्र समझने का प्रयास करते हैं। वृत्ताकार क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्र को ही वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। यानी वृत्त का जितना क्षेत्र है, ये वाला जितना एरिया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार क्षेत्र। यानी वृत्त का क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त का वृत्ताकार क्षेत्र। यानी वृत्त का अंदर का जितना एरिया है, उसी को हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार क्षेत्र। यही सब एरिया को क्या कहेंगे, वृत्ताकार क्षेत्र। वृत्तखंड, जीवा एवं चाप से घिरा क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा यानी परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। और चाप किसको कहते हैं, परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं, चाप। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जीवा, और ये क्या हो गया, चाप। यानी जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र को ही क्या कहते हैं हम, वृत्तखंड, ठीक है। जीवा और चाप का बीच का क्षेत्र क्या कहते हैं, एरिया को वृत्तखंड। वृत्तखंड को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है लघु वृत्तखंड, दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंडों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया लघु वृत्तखंड यानी छोटा वृत्तखंड, दूसरा आ गया दीर्घ वृत्तखंड यानी बड़ा वृत्तखंड। चलिए अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को समझते हैं। चलिए पहला नंबर देखिए, लघु वृत्तखंड, वह वृत्तखंड का क्षेत्र जो अर्धवृत्त से छोटा होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। यानी जो वृत्तखंड का क्षेत्र क्या होता है, अर्धवृत्त से छोटा होता है, उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए यह क्या हो गया, वृत्त, और यह क्या हो गया, वृत्त का व्यास। जो व्यास क्या किया, यहाँ वृत्त को दो अर्धवृत्त में विभाजित कर दिया, यानी बांट दिया। यानी यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। और जो वृत्तखंड अर्धवृत्त से छोटा होता है, जो वृत्तखंड क्या होता है, अर्धवृत्त से छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। चलिए समझते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, लघु वृत्तखंड। यानी जो वृत्तखंड क्या होता है, अर्धवृत्त से छोटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। अब चलिए दीर्घ वृत्तखंड को समझते हैं। दूसरा नंबर दीर्घ वृत्तखंड, वह वृत्तखंड का क्षेत्र जो अर्धवृत्त से बड़ा होता है, उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यानी जो वृत्तखंड क्या होता है, अर्धवृत्त से बड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड।
देखिए इस भाग को हम क्या कहेंगे, इस भाग को क्या कहेंगे हम, दीर्घ वृत्तखंड। इस भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। यानी जो वृत्तखंड क्या होता है, अर्धवृत्त से बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। यानी इस भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। इस भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड को दूसरा रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, जीवा तथा दीर्घ चाप से घिरा क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। त्रिज्यखंड, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं उसके बीच का चाप से घिरा हो, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी क्या होता है, दो त्रिज्या और त्रिज्या के बीच जो चाप से घिरा क्षेत्र को ही क्या कहते हैं हम, त्रिज्यखंड कहते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, दो त्रिज्या तथा त्रिज्या के बीच जो चाप से घिरा भाग को ही क्या कहेंगे, इसको त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए, पहला आ गया लघु त्रिज्यखंड और दूसरा आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड। अब चलिए लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड को समझते हैं। पहला नंबर, लघु त्रिज्यखंड, वैसा त्रिज्यखंड जो वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं एक लघु चाप से घिरा हो, उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। लघु चाप यानी छोटा चाप। चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, दो त्रिज्या तथा लघु चाप से घिरा हो, उस भाग को हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। उस भाग को हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पर देखिए, ये छोटा चाप है और ये क्या है, बड़ा चाप। यानी दो त्रिज्या एवं एक लघु चाप से घिरा भाग को ही हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। अब चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड को समझते हैं। दूसरा नंबर, दीर्घ त्रिज्यखंड, वैसा त्रिज्यखंड जो वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं एक दीर्घ चाप से घिरा हो, उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी ऐसा त्रिज्यखंड जो दो त्रिज्याओं एवं दीर्घ चाप से घिरा हो, उस भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। यानी यहाँ पर देखिए, इस भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी दो त्रिज्याओं एवं एक दीर्घ चाप से घिरा हो, इसी भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। इस भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। यही हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। चलिए आप मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।